नमस्कार साथियों, गुरुपुत बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है स्त्री केसर, अंडप, गुरु बीजाणु पर्ण। अब देखिए, स्त्री केसर की जो उत्पत्ति है ना, यानी कि मॉडिफिकेशन हम कह सकते हैं, वो भी पत्ती से हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज के इसके बारे में। पुष्प का स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प का स्त्री जनन अंग होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब स्त्री केसरों का जो समूह होता है वो जायांग है, उसको जायांग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसको वर्तिकाग्र बोलेंगे, दूसरा जो भाग होता है उसको वर्तिका, और तीसरा भाग जो होता है अंडाशय होता है। अब देखो, ये डायग्राम के अंदर चलो, ये जो स्त्री केसर का ऊपर चौड़ा भाग है, ये सबसे ऊपरी भाग होता है, चौड़ा होता है। ये क्या करता है, पराग कणों के अवतरण मंच का काम करता है, इसी को बोलेंगे हम वर्तिका। ठीक है, वर्तिकाग्र, सॉरी। और इसके नीचे एक पतली सी लंबी सी नलिका है, दीर्घिकृत लंबी नलिका जो होती है वो इस वर्तिकाग्र को और अंडाशय को आपस में जोड़ने का काम करती है, उसको वर्तिका बोलते हैं। स्त्री केसर का जो आधार भाग होता है, ये आधार भाग है, ये पूरा का पूरा फूला हुआ होता है, यानी कि स्त्री केसर का आधार भाग फूला हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अब इस अंडाशय के अंदर क्या मिलेगा, हमें खाली स्थान मिलता है, इस प्रकार की जगह मिलती है, इसको गर्भाशय गुहा बोलते हैं। और गर्भाशय गुहा के अंदर एक छोटी सी संरचना देखने को मिलती है, जिसको अपरा बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या मिलेगा, बीजांड मिलेगा। क्या मिलेगा, बीजांड मिलेगा। अपरा जो होती है वो बीजांड का निर्माण करती है, अर्थात इसी अपरा से बीजांड जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान रखोगे, स्त्री केसर का सबसे नीचे आधार पर फुला हुआ भाग कौन है, अंडाशय। और इसका अंदर का भाग क्या कहलाता है, गर्भाशय गुहा कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन मिलेगी, अपरा मिलेगी, और बीजांड से जुड़ी हुई होती है। अब बात करते हैं स्त्री केसर के प्रकार की। देखो, 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एक अंडपी, दूसरा होता है बहुअंडपी। ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक स्त्री केसर पाया जाता हो उसको एक अंडपी बोलेंगे, और ऐसा पुष्प जिसमें एक से अधिक स्त्री केसर उपस्थित होता है उसको बहुअंडपी बोलते हैं। बहुअंडपी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो युक्ता अंडपी और एक दूसरा हो गया वियुक्ता अंडपी। युक्ता मतलब आपस में जुड़े हुए, यानी कि उसके अंदर स्त्री केसर तो मिल रहे हैं, स्त्री केसर मिल रहे हैं, लेकिन एक से अधिक स्त्री केसर मिल रहे हैं, और वो सारे के सारे आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये डायग्राम देखो, इस प्रकार के जुड़े होते हैं। जैसे आपने गुड्डल को देखा होगा, गुड्डल के अंदर कुछ इस प्रकार का स्त्री केसर देखने को मिलेगा, फिर दूसरा यहाँ से जुड़ा होता है, तीसरा यहाँ से जुड़ा होता है। इस प्रकार बहुत सारे स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए होते हैं, फिर जाकर के नीचे एक फुला हुआ अंडाशय मिलेगा। तो एग्जाम्पल याद रखना, गुड्डल और पेपावर। दूसरा वी युक्त अंडपी की बात करते हैं, इसमें सभी अंडप या स्त्री केसर जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे ये अंडाशय अलग हो गया, ये अंडाशय अलग हो गया, लेकिन एक से अधिक है। एग्जाम्पल याद रखना, माइचेलिया। चलो आगे पढ़ते हैं। ये अपनी एनसीईआरटी की लाइन है कि कुछ पादप जैसे गेहूं, धान और आम, इनके अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है, जबकि पपीता, तरबूज और आर्किड, इनके अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 से अधिक होती है। देखो एग्जाम्पल रूपो, एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो कि आपने आम देखा होगा, ये आम है, इस आम के अंदर ये गुठली मिल रही है, अब इस गुठली के अंदर छोटा सा बीज मिल रहा है। तो बताइए मेरे को, ये पूरा का पूरा आम तो एक फल हो गया, और इस फल का निर्माण अंडाशय से होता है, इसके अंदर ये बीजांड मिलेगा, और बीजांड के अंदर क्या मिल रहा है, बीज मिल रहा है। तो ये पॉइंट समझ दो कि आम है, उसके पास में एक ही अंडाशय है, और उसमें बीजांड की संख्या भी कितनी देखने को मिल रही है, एक ही देखने को मिल रही है। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं तरबूज की। किसकी बात करते हैं, तरबूज की, या पपीता की बात कर लो। जैसे ये पपीता है, इसको आपने ऐसे काटा तो इसके अंदर हमें यहाँ बीज के अंदर बहुत सारे बीज देखने को मिलते हैं। अब मेरे को बताओ कि पूरा का पूरा पपीता एक फल है, जिसकी उत्पत्ति अंडाशय से होती है, और इसके अंदर ये बहुत सारे बीजांड है। बीजांड है यानी बीजांड, जितने ज्यादा बीजांड है उतने ही ज्यादा बीज बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल याद रखना, पपीता, तरबूज और आर्किड, इनके अंडाशय में बीजांडों की संख्या अनेक मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ेंगे बीजांड। बीजांड क्या होता है, या जिसको गुरु बीजाणु धानी के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान बोर्ड के अंदर। देखो, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणु धानी होती है, जिसको बीजांड बोलते हैं। छोटी संरचना होती है, और निषेचन के बाद में किस में बदल जाती है, बीज के अंदर बदल जाती है। अब इसके निम्नलिखित भाग है, अब भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भाग की बात करते हैं बीजांड वृंत, बीजांड वृंत की। तो अपरा से जुड़ा हुआ डंठल या तंतुनुमा भाग होता है, जिसका दूसरा भाग बीजांड से जुड़ा हुआ होता है। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, तो आपको ये एक नीचे छोटी सी संरचना ये वाली दिख रही होगी, इसी को हम बोलेंगे बीजांड वृंत। क्या बोलेंगे, बीजांड वृंत। और नीचे ये अपरा है, नीचे क्या है, अपरा। तो इस अपरा से जुड़ी हुई एक डंठल तंतुनुमा भाग क्या कहलाता है, बीजांड वृंत कहलाता है। और बीजांड वृंत आगे जाकर के किससे जुड़ा हुआ है, बीजांड से जुड़ा होता है। आगे जाकर के किससे जुड़ा हुआ, बीजांड से जुड़ा होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, बीजांड है, और बीज के अंदर क्या है, बीजांड वृंत है। अब जहां से ये बीजांड
जैसे यहाँ से ये नीचे वाला बीजांड हो गया और ऊपर कौन आ गया, बीजांड, सॉरी, नीचे वाला बीजांड वृंत हो गया और ऊपर वाला बीजांड हो गया। ये इन दोनों को जोड़ने का काम किसका है, नाभिका का। किसका है, नाभिका का। आगे बात समझो, ठीक है चलो। नाभिका क्या होती है, बीजांड का वह भाग जहां से बीजांड वृंत, बीजांड का वह भाग जहां से वह बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, यानी कि बीजांड का वह भाग जो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे नाभिका बोलते हैं। तो नाभिका बीजांड और बीजांड वृंत के मध्य क्या करती है, संधि बिंदु का काम करती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। फिर आता है अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है, बीजांड का बाहरी सुरक्षी आवरण होता है। अध्यावरण क्या होता है, बीजांड का बाहरी सुरक्षी आवरण होता है, ठीक है। इनकी संख्या एक या दो हो सकती है। ये बीजांड द्वार को छोड़कर पूरे बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। निषेचन के बाद में बीज चोल का निर्माण करता है। फिर आता है बीजांड द्वार। बीजांड पर एक छोटी छिद्रनुमा संरचना होती है जहां अध्यावरण अनुपस्थित होता है, अध्यावरण नहीं पाया जाता। निषेचन के समय प्राग नलिका का बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत में निभाग होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। देखो ये सारी बातें हो गई, डायग्राम से समझो इन सारी चीजों को, आराम से समझना डायग्राम से। मैं एक डायग्राम देता हूँ आपको, सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है। ये चलिए, अब देखो, सबसे पहले ये पूरा का पूरा अंडाशय हो गया। इस अंडाशय के नीचे ये यहाँ पर अपरा मिल रही है और अपरा से एक छोटी सी संरचना, ये जो संरचना दिख रही है तंतुनुमा, इसको बोलेंगे बीजांड वृंत। क्या बोलेंगे, बीजांड वृंत। अब बीजांड वृंत यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ऊपर कौन हो गया, बीजांड आ गया। ऊपर कौन आ गया, बीजांड। तो इस भाग को जोड़ने का, देखो बीजांड वृंत और बीजांड दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, नाभिका कर रही है। इसलिए इसको बोलते हैं ये संधि बिंदु का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, संधि बिंदु का काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद में ये, सॉरी, इसके बाद में आपको ये रेड वाली, एक तो ये रेड वाली देखने को मिल रही है और ये एक और आपको दिख रही है, दो परतें यहाँ पर देखने को मिलती है। इन्हीं दोनों परतों को कहा जाता है अध्यावरण। क्या कहते हैं, अध्यावरण। ये दोनों परतों को क्या बोलेंगे हम, अध्यावरण बोलेंगे, अध्यावरण। अब इस अध्यावरण के नीचे का जितना भी पूरा का पूरा भाग है, इस पूरे भाग को बोला जाता है बीजांडकाय। बीजांडकाय याद रखोगे, 2n होती है। बीजांडकाय की सारी कोशिका 2n होती है, अध्यावरण की सारी कोशिकाएं 2n होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी 2n होती है। नाभिका की या बीजांड वृंत की किसी की भी पूछ दो, सबकी 2n कोशिका मिलेगी। इतना आ गया समझ में। अब इस बीजांडकाय के अंदर, इस बीजांड काय के अंदर एक बड़ी सी कोशिका मिलती है जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसके बड़े ये एक बहुत बड़ी अंदर की ओर कोशिका मिलती है जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखो अध्यावरण चारों ओर से घेरा होता है, लेकिन अध्यावरण यहाँ पर घेरा हुआ नहीं है। यहाँ पर अध्यावरण ने क्या छोड़ दी, कुछ जगह छोड़ दी। यहाँ पर अध्यावरण नहीं है, तो ये जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता उस भाग को बोला जाता है बीजांड द्वार। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, बीजांड द्वार। यानी कि बीजांड द्वार एक छोटी सी छिद्र नुमा संरचना होती है और प्राग नलिका, जो प्राग नलिका आती है वो यहीं से आकर के प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे। आगे बात समझ में, ठीक है। और हाँ, ये बीजांड द्वार हो गया और इस बीजांड द्वार के जस्ट सामोसाम वाली जो संरचना होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं निभाग, और ये बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये पॉइंट विशेष तौर से ध्यान रखोगे। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बीजांड काय के बारे में बता दिया। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का समूह होता है। इसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पोषणीय पदार्थ पाया जाता है। बीजांड में भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद होता है, यानी कि भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद होता है। ये अब पढ़ेंगे, अब समझ में आएगा कि ये क्या है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद क्या है, ठीक है। एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश होता है जिसका निर्माण गुरु बीजाणु से होता है। ये दो लाइनों का मतलब अब समझ में आ जाएगा। किसमें समझ में आएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में या गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत। चलिए, तो गुरु बीजाणु जनन पढ़ते हैं, अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अभी बताया था। बीजांड काय में पाई जाने वाली एक बड़ी कोशिका होती है, सघन जीवद्रीय से समाहित होती है। इसके सुस्पष्ट, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। चलो, अब समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। देखो, ये बीजांड काय है, ये पूरा का पूरा बीजांड काय है। इस बीजांड काय के अंदर ये एक बड़ी सी कोशिका है जिसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n होती है, ठीक है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 अगुणित गुरु बीजाणु, 1 2 3 4, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। अब ये चारों जो गुरु बीजाणु है इसमें से एक गुरु बीजाणु तो ये ऊपर वाला है, ये निभाग की तरफ होता है, बाकी के 3 गुरु बीजाणु कहाँ होते हैं, बीजांड द्वार की तरफ होता है। अब ये तीनों बीजाणु क्या होते हैं कि इस निभाग वाले गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने के कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो बचा कितना, फिर एक ही बचेगा। अब जो गुरु बीजाणु बचा है उसी को हम बोलेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु या कार्यशील गुरु बीजाणु। अब ये गुरु बीजाणु आगे जाकर के क्या करता है, आगे जाकर के भ्रूण कोष बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूण कोष का निर्माण करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेसिंग क्या, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 4 अगुणित गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे। अब देखो, और ये गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, बोर्ड 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान से सुनो, इन 4 अगुणित गुरु बीजाणु यानी 4 अगुणित गुरु बीजाणु बने, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं और एक गुरु बीजाणु किस तरफ मिलेगा, निभाग की तरफ मिलेगा। बीजांड द्वार की तरफ वाले गुरु बीजाणु को निभाग वाला गुरु बीजाणु सुरक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे बीजांड में निभाग की तरफ वाला गुरु बीजाणु शेष रहता है, जिसे कार्यशील गुरु बीजाणु कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक बार बोर्ड में पूछा गया था, यहाँ से बहुत 2-3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, वही कार्यशील गुरु बीजाणु आगे किसका निर्माण करेगा, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है। एक बीजाणु विकास किसे कहते हैं, बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2025 वाले में बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एक बीजाणु विकास किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये बीजांड हो गया, इस बीजांड के अंदर ये एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 गुरु बीजाणु बने। कितने बने, 4 गुरु। 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक ही गुरु बीजाणु आगे जाकर के क्या करता है, भ्रूण कोष का निर्माण करता है। तो एक बीजाणु से, एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष बनने की प्रक्रिया या विधि एक बीजाणु विकास कहलाती है। यानी कि इस एक गुरु बीजाणु से ही क्या बन रहा है, भ्रूण कोष बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, उसको एक बीजाणु विकास कहते हैं, ठीक है। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्र में समसूत्री विभाजन होता है और 2 केंद्र की बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, जिन्हें 2 न्यूक्लिएट केंद्र के भ्रूण कोष कहते हैं। अब ये इतनी बड़ी पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझाता हूं, ठीक है। देखो आप तो बस इसको समझो, डायग्राम को। ये पूरा का पूरा ये तो अध्यावरण हो गया, एक अध्यावरण ये हो गया, दूसरा ये अध्यावरण हो गया, तो 2 अध्यावरण हो गए। ये बीच के अंदर क्रियाशील गुरु बीजाणु है, कौन है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, और ये क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्र क्या है, आगे बात समझ। अब इस केंद्र के में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हुआ तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे। तो इस बीजांड के अंदर कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए, ठीक है। ये 2 केंद्रक बन गए। अब ये दोनों केंद्र क्या होते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते, एक ऊपर की ओर चला जाता, एक नीचे की ओर चला जाता, यानी कि विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते। अब फिर से इन दोनों केंद्र के अंदर फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन फिर से हुआ तो ये दोनों केंद्र, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे, तो दोनों केंद्रक से टोटल 4 केंद्रक बन जाते हैं। फिर से इसको बोलेंगे 4 न्यूक्लियर या 4 न्यूक्लिएट, और जिसमें 2 केंद्रक बने उसको बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट। अब फिर क्या होता है कि फिर से इसके अंदर विभाजन होता है। अब बताओ 2 से कितने, 2 केंद्रकों से 4 केंद्रक बनेंगे, ये 4 केंद्रक बन गए। फिर नीचे वाले 2 केंद्रकों से फिर 2 केंद्रक, 4 केंद्रक बन जाएंगे, तो इसको बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट संरचना। अब इसमें क्या हुआ कि ये बीच के जो ऊपर के 4 और नीचे वाले जो 4 केंद्रक है, उसमें से एक केंद्र सेंटर की ओर आ जाता है। तो सेंटर की ओर आ जाता है तो ऊपर कितने बचते, 3 बचते, नीचे कितने बचते, 3 बचते, और जो सेंटर की ओर आए वो 2 बीच के अंदर आ जाते हैं। अब इनके अंदर किसका विभाजन होता है, जैसे अब केंद्र का विभाजन हो गया, अब इनके अंदर किसका विभाजन होगा, तो याद रखोगे अब इनके मध्य होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो 6 केंद्र के चारों ओर तो क्या बन जाएगी, कोशिका भित्ति बनेगी। क्या बनेगी, कोशिका भित्ति बन जाएगी। तो और बाकी 2 केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं बनती है, ये ध्यान रखोगे। तो देखो ऊपर के 3, 1 2 3, इन तीनों की चारों ओर क्या बन गई, कोशिका भित्ति बन गई। तो ये 3 कोशिका यहाँ पर बन गई। फिर बीच के अंदर 2 केंद्र के, इन दोनों केंद्रों के चारों ओर एक ही कोशिका भित्ति बनती है। नीचे 3 कोशिका होती है, जिसमें एक कोशिका ये, एक दूसरी कोशिका ये, इन दोनों के और चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है, और बीच के अंदर ये कोशिका होती है, इसके चारों ओर भी कोशिका भित्ति बन जाती है। इस प्रकार 3 कोशिका नीचे और 3 कोशिका ऊपर, इन 6 कोशिका, यानी कि 6 कोशिका तो 6 जो केंद्रक वाली 6
केंद्रक जो होते हैं उनके चारों ओर क्या किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ऊपर की तीनों कोशिका को बोलते हैं प्रतिव्यासंत कोशिका या प्रतिमुखी या एंटीपोडल कोशिका। बीच में जो केंद्रक है उनको ध्रुवीय केंद्रक बोला जाता है और बीच वाली जो बड़ी कोशिका होती है उसको केंद्रीय कोशिका बोला जाता है। अब नीचे जो दो कोशिका होती है, इन दो कोशिकाओं को, नीचे वाली दोनों कोशिका जो छोटी होती है इनको शाही कोशिका और एक नीचे बड़ी कोशिका होती है जिसको अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर अंड कोशिका इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण, सॉरी कहने का मतलब इसको मादा युग्मकोद्भिद बोला जाता है। अब इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे? भ्रूण कोश बोलेंगे। भ्रूण कोश बोलते हो या मादा युग्मकोद्भिद बोलते हो? क्या बोलते हो? मादा युग्मकोद्भिद बोलते हो। मादा युग्मकोद्भिद क्यों बोला? क्योंकि युग्मक बना रही है और युग्मक कौन बन रहा है? अंड कोशिका बन रही है। जैसे परागकण को क्या बोला जाता है? परागकण को नर युग्मक बोला जाता है, नर युग्मकोद्भिद। क्या बोला जाता है? नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। उसी प्रकार यह मादा युग्मकोद्भिद में किसका निर्माण हुआ? अंड यानी मादा युग्मक का निर्माण हुआ। अब ये पूरी की पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना के अंदर 7 तो कोशिका है और 8 क्या है? केंद्रक है। इस प्रकार का जो भ्रूण कोश बनता है इसको बोलते हैं पॉलीगोनम भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम भ्रूण कोश। आया समझ में? चलो अब पढ़ो एक बार फिर से। देखो क्या है, एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, 2 केंद्रक बन गए, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, 2 न्यूक्लियोट का निर्माण करते हैं। दोनों केंद्र के भ्रूण कोश यानी कि दोनों न्यूक्लियोट में फिर से समसूत्री विभाजन हुआ और 4 केंद्र के भ्रूण कोश बनते हैं। ठीक है, 4 से 8 का निर्माण होता है और इस प्रकार 8 न्यूक्लियट भ्रूण कोश बन जाता है। अब क्या होगा? ये समसूत्री विभाजन केवल मुक्त केंद्रीय विभाजन है, अर्थात इसके अंदर सबसे पहले केंद्रकों का विभाजन होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक विभाजन के बाद में किसका विभाजन होता है? कोशिका विभाजन का, कोशिका भित्ति का। यानी कि तुरंत केंद्रक विभाजन हुआ और तुरंत उसके साथ में कोशिका भित्ति बन गई, ऐसा नहीं होता है। 8 न्यूक्लियट के बाद में कोशिका भित्ति बनती है। 8 में से 6 न्यूक्लिया के कोशिका भित्ति से घिरी होती है और कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि 2 केंद्रक जो होते हैं बीच में उपस्थित होते हैं, इन्हें ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहते हैं। ये अंड उपकरण के नीचे केंद्रीय कोशिका में उपस्थित होते हैं, यानी बड़ी जो कोशिका होती है उसको केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। ये बड़ी वाली कोशिका जो होती है इसके अंदर ये पाए जाते हैं, ये दोनों, इसको केंद्रीय कोशिका बोलेंगे हम। इस प्रकार मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है जिसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, जिसे आप पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश कहते हैं। अब देखो इसको 7 कोशिका 8 केंद्र के नाम से क्यों जानते हैं? एक बार किताब वाला डायग्राम देख लो। देखो ऊपर एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, ये तीनों कोशिका होगी, इनको बोलेंगे प्रतिव्यासंत कोशिका। बीच के अंदर ये 2 कोशिका मिल रही, इनको बोलेंगे हम इन दोनों को बोलेंगे ध्रुवीय केंद्रक। और ये पूरी की पूरी एक कोशिका हो गई, इस पूरी कोशिका के अंदर ये पाए जाते हैं, इस पूरी कोशिका को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोशिका। अब नीचे नीचे आपको ये एक कोशिका ये देखने को मिल रही है, दूसरी कोशिका ये देखने को मिल रही है और तीसरी कोशिका ये देखने को मिल रही है। इस प्रकार इन नीचे वाली दोनों कोशिकाओं को बोलेंगे सहायक कोशिका और एक ऊपर की ओर बड़ी कोशिका होती है जिसको अंड कोशिका बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी संरचना मिलती है जिसको बोलते हैं तंतुरूप समुच्चय। क्या मिलते हैं? तंतुरूप समुच्चय। अब देखो इसमें इसमें कितने केंद्रक हैं? 8 केंद्रक है। 8 केंद्रक है। 8 केंद्र कौन कौन से हैं? तो देखो एक केंद्रक, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 तो केंद्रक हो गए। कोशिकाओं की संख्या कितनी है? तो एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, पांचवी कोशिका और छठी कोशिका और सातवीं कोशिका ये बड़ी वाली कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रकों की संख्या 2 है। तो टोटल 7 कोशिका हो गई और 8 न्यूक्लियस हो गए। इस प्रकार का जो भ्रूण कोश बनता, अब इस पूरी संरचना को बोलेंगे भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। अब देखो निम्न की सूत्रता क्या है? बीजांडकाई की कोशिका 2n होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n होती है, क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा होता है? n होता है और मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है? n होता है। ठीक है, तो ये इनकी क्या पाई जाती है? सूत्रता देखने को मिलती है। अब भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण।
अंड उपकरण, सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? अंड उपकरण को पढ़ेंगे। अब देखो, बीजांड द्वार की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का समूह, ये बीजांड द्वार की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का समूह होती है, जिसमें 2 तो सहायक कोशिका मिलेगी और 1 अंड कोशिका मिलेगी। तो जिसमें मध्य में 1 अंड कोशिका होती है और पार्श्व यानी कि साइडों के अंदर 2 सहायक कोशिका होती है। बीजांड द्वार सिरे पर सहायक कोशिकाओं के पास में एक तंतु रूप समुच्चय यहाँ पर देखने को मिलता है, फिलीफॉर्म उपक्रम देखने को मिलता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिका को दिशा निर्देशित करने का काम करता है। दूसरा है प्रतिवासंत या प्रतिमुखी कोशिका। ऊपर की 3 कोशिका जो होती है, इनको एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ये माप और संरचना में अलग अलग प्रकार की होती हैं। तीसरी जो होती है वो केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका बड़ी कोशिका होती है ये दो। इस और केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ भी पाया जाता है। आगे बात समझे। और ये जो डायग्राम है, ये बोर्ड 2024 में पूछा गया। इस बोर्ड 2024 के अंदर क्या पूछा गया था? तो बोर्ड 2024 के अंदर इन 3 के नाम दे रखे थे, 1, 2 और इन 2 के नाम पूछे गए थे। यानी कि ये बीच वाले कौन है? तो केंद्रीय कोशिका है, और ये नीचे वाली कौन है? अंड कोशिका है। सॉरी, हाँ, बीच वाले कौन हो गए? ध्रुवीय केंद्रक हो गए, और नीचे वाली कौन सी होगी? अंड कोशिका हो गई। ये बोर्ड 2026 के अंदर अभी राजस्थान बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो कल की क्लास में पढ़ेंगे पराग कण, परागण, पोलिनेशन।